Now, dear students, today's topic is mechanism of catalysis. अब कैटलिस्ट क्या है ये तो आपको पता है कि जो भी फॉरेन सब्सटेंस है which can use to accelerate any chemical reaction is called catalyst and the phenomena is called catalysis. Now I will discuss about the mechanism of catalysis. कैटालिसिस की मैकेनिज्म 5 स्टेप प्रोसेस है. 5 स्टेप कौन कौन से? फर्स्ट वन इज द डिफ्यूजन, सेकेंड वन इज एड्सॉर्प्शन, थर्ड वन फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, fourth desorption, and last one is diffusion. First and last step both are same, लेकिन डिफरेंस क्या है? इस डिफ्यूजन का डिफ्यूजन नियर द कैटलिस्ट सरफेस और ये है डिफ्यूजन अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस. कैटलिस्ट सरफेस के नियरेस्ट जब डिफ्यूजन हो तो फर्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप उससे दूर हो जाए. अब इस मैकेनिज्म को समझने के लिए ये 5 स्टेप कैसे होते हैं, एक्चुअली ये जो मैकेनिज्म है ये मैकेनिज्म मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कैटालिसिस भी कहलाती है. कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, मॉडर्न थ्योरी क्या है इसकी मैकेनिज्म की. एक्चुअली ये जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी दो थ्योरीज का मिक्सचर है. एक है ओल्ड थ्योरी और दूसरी है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी. कैटलिस्ट की मैकेनिज्म मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस्ड है और मॉडर्न थ्योरी दो थ्योरी से बनी हुई थ्योरी है. ओल्ड थ्योरी कहती है कि कोई रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा बाय द यूजिंग एड्सॉर्प्शन. लेकिन सेकेंड थ्योरी जो इंटरमीडिएट है वो कहती है कि जब भी कैटालिसिस प्रोसेस होती है, एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में एक स्टेट ऐसी आती है जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. तो ओल्ड थ्योरी में इंटरमीडिएट की बात नहीं थी. ओल्ड थ्योरी सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बताते थे कैटालिस्ट की सरफेस पर. ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन भी बताते हैं. तो इन दोनों थ्योरी को अगर आपस में मिक्स कर दिया जाए तो इसका मतलब रिएक्टेंट पहले कैटालिस्ट की सरफेस पर आया, इंटरमीडिएट बना, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होकर के वो वहां से चला गया. तो ये मॉडर्न थ्योरी इन दोनों पर बेस्ड है. तो इसी को लेते हुए ये 5 स्टेप है कि कैटालिस्ट की सरफेस सॉलिड है. इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सॉलिड सरफेस पढ़ रहा है. तो सॉलिड की सरफेस पर, सॉलिड एड्सॉर्बेंट पर जो एड्सॉर्बेट है पहले वो डिफ्यूज हुआ. सॉलिड की एक सरफेस है मान लीजिए, इस पर एड्सॉर्ब आकर के डिफ्यूज हुआ नियरेस्ट द कैटालिस्ट सरफेस. नियर आया, नियर का मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन हुआ. उसके बाद जैसे ही स्टिक होगा तो एड्सॉर्प्शन होगा, वो भी कौन सा? केमिकल एड्सॉर्प्शन, फॉर्मेशन होगा केमिकल बॉन्ड का. फिर बनेगा इंटरमीडिएट जब बन जाएगा फिर डिसॉर्प्शन हो जाएगा. इंटरमीडिएट जैसे ही बना वैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और फिर डिसॉर्प्शन हो जाएगा. प्रोडक्ट उसकी सरफेस से ऊपर की तरफ उठ जाएगा, डिसॉर्प्शन हो गया, फिर डिफ्यूजन हो जाएगा अवे फ्रॉम द कैटालिस्ट सरफेस और प्रोडक्ट वहां से चला जाएगा. कहां से? कैटालिस्ट की सरफेस से. तो ये 5 स्टेप की प्रोसेस थी. इसको हम लोग एक डायग्राम से भी समझ रहे थे. इस तरह से कैटालिस्ट की सरफेस एक है ना, जिस पर कोई कैटालिस्ट, दो रिएक्टेंट है ए और बी, ये दोनों इस पर आकर के स्टिक होना चाहते हैं. अब ये कैटालिस्ट की सरफेस पर ये जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इनको कहते हैं
फ्री वैलेंसीज, फ्री वैलेंसीज का मतलब है कैटालिस्ट को पहले एक्टिव किया। एक्टिव कैसे किया? जब भी कैटालिस्ट को हम पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, पीस लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हमेशा एक्टिवेटेड कैटालिस्ट। तो कहीं पर भी जैसे लिखा हो एक्टिवेटेड चारकोल, तो एक्टिवेटेड चारकोल का मीन्स जो चारकोल है, लकड़ी का जो कोयला है, उसको क्या कर दिया गया? पीस लिया गया है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वो एक्टिवेटेड हो गया। अब एक्टिवेटेड हो गया, पतली सी एक शीट जैसी बन गई उसकी, तो ऊपर की जो लेयर है, उस लेयर पर कोई भी मॉलिक्यूल आकर के स्टिक हो सकता है, तो ऊपर वाली जो लेयर है वो फ्री है किसी से भी स्टिक होने के लिए, तो इसीलिए उसको हम कहते हैं फ्री वैलेंसी। तो ये फ्री वैलेंसीज है। ए और बी इससे आकर के जुड़ते हैं, इनसे आकर के अटैच्ड होंगे, तो इसकी सरफेस पर क्या होगा? ए और बी कनेक्ट हो जाएंगे। फिर ए और बी जब कनेक्ट हो जाएंगे तो अब ए और बी के बीच में भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना? तो ए और बी इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इंटरमीडिएट है। अब क्या होगा? ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड अब वीक होने लगेगा, टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो हमें फिर से वो वैसे का वैसा ही कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, सॉरी कैटलिस्ट मिल जाएगा, और साथ में मिल जाएगा ए बी, जो कि एक प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट ए और बी अलग अलग थे, जबकि प्रोडक्ट में ए बी के बीच में बॉन्ड बन गया। तो ये कहाँ हुआ? कैटलिस्ट की सरफेस पर हुआ। तो यही ये 5 स्टेप की प्रोसेस है जो ये फॉलो कर रही है। तो मैकेनिज्म इन दो थ्योरीज का मिक्सचर है, और दोनों थ्योरीज को मिलाने के बाद ये 5 स्टेप से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो पहले बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, फिर बॉन्ड ब्रेक होगा, और तब बनेगा प्रोडक्ट। और कैटलिस्ट तो अनइफेक्टेड रहता है, कैटलिस्ट तो केवल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है पर यूटिलाइज तो होता नहीं है, तो वो वैसे का वैसा वापस मिल जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट, एंड द कैटलिस्ट इज सॉलिड। सॉलिड कैटलिस्ट के क्या फीचर्स होने चाहिए जिससे कैटालिसिस की प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा हो, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा हो? तो ये 2 फीचर्स हैं, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट एंड सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ये दोनों ही फीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द सॉलिड कैटलिस्ट। एक्टिविटी का मीन्स जहां पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन इजिली हो सके, उससे प्रोडक्ट इजिली बन सके। अब एक्टिविटी के लिए जो कैटलिस्ट है उस पर फ्री वैलेंसी एक्टिव होनी चाहिए। आपने जनरली रिएक्शंस देखी होंगी जिसमें जो कैटलिस्ट लिया जाता है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लिए जाते हैं, जनरली डी ब्लॉक के होते हैं एलिमेंट। इसका मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है उनके अंदर एक कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कैटालिटिक की, जिसलिए वो यूज किए जाते हैं। तो एक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला जो कैटलिस्ट ग्रुप है वो है 5 to 11, ग्रुप नंबर 5 से ग्रुप नंबर 11 तक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखिए आप, ग्रुप 5 से ग्रुप 11 के बीच के जितने भी एलिमेंट हैं जनरली वो यूज किए जाते हैं कैटलिस्ट के लिए। लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा यूज होता है 7 to 9। ग्रुप नंबर 7 से ग्रुप नंबर 9 के बीच के जो एलिमेंट हैं वो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले एलिमेंट है जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड है फ्री वैलेंसी पर, पोर साइज पर। जैसा जैसा पोर साइज, पोर स्ट्रक्चर होगा वैसा कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी इनहैंस होगी, बढ़ेगी, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो ये ग्रुप है 5 to 11, जिसमें सबसे ज्यादा हाईली एक्टिव ग्रुप है 7 to 9। सिलेक्टिविटी का मीन्स है कैटलिस्ट ही सिलेक्ट करता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा। कोई एक रिएक्टेंट है, उसमें अगर हम हर बार अलग अलग कैटलिस्ट मिलाएं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी अलग अलग होता है। तो एक ही रिएक्टेंट से डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं बाय यूजिंग अ डिफरेंट कैटलिस्ट। इसका मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? कैटलिस्ट कर रहा है। तो कैटलिस्ट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए उस रिएक्टेंट से। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप एसिटिलीन मतलब इथाइन गैस जानते हैं, उसे हम कहते हैं C2H2, है ना, मतलब C∼C, यही होता है। इसकी अगर हाइड्रोजिनेशन किया जाए तो हाइड्रोजिनेशन करने में हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे। हमने कंसीडर किया हम 2 तरह की रिएक्शन करा रहे हैं,
एक बार हमने लिया इसमें सिर्फ प्लैटिनम या पैलेडियम, निकल भी ले सकते हैं। आपको पता है हाइड्रोजनेशन निकल में सबसे ज्यादा होती है। तो एसिटिलीन इथाइन लिया, हाइड्रोजनेशन हमने किया। हाइड्रोजनेशन करने पर जब ये कैटलिस्ट लेते हैं तो हमेशा बनता है इथेन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर इस रिएक्शन में हम ले लें पैलेडियम के साथ BaSO4 बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलीन, इस पूरे को हम लोग कहते हैं लिंडलर कैटलिस्ट, इसे कहते हैं लिंडलर कैटलिस्ट। तो ये जो लिंडलर कैटलिस्ट है ये फॉर्मेशन करता है C2H4। इथाइन है, इथाइन से एक बार इथेन बन रहा है, एक बार इथीन बन रहा है, लेकिन हाइड्रोजनेशन हर बार हो रहा है। तो हाइड्रोजनेशन हो रहा है, एक बार निकल कैटलिस्ट पैलेडियम और प्लैटिनम की वजह से ये बन रहा है, इस कैटलिस्ट की वजह से लैंडलीर कैटलिस्ट की वजह से ये फॉर्मेशन हो रहा है। तो लिंडलर कैटलिस्ट इथीन बनाएगा और इससे बनेगा इथेन, जबकि रिएक्टेंट तो एक ही है। तो इसीलिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड नहीं कर रहा, कैटलिस्ट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड कर रहा है क्या बनना चाहिए। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मीथेनॉल ही बनाते हैं, मीथेनल का फॉर्मेशन भी करते हैं और मीथेन गैस भी बनाते हैं, और तीनों बार हर बार अलग अलग कैटलिस्ट यूज किया जाता है, जबकि जो रिएक्टेंट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ही है। तो इसका मतलब रिएक्टेंट तो सेम ही है, लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हर बार अलग अलग हो रहा है। ये डिपेंड करता है कैटलिस्ट पर। तो यही है सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट के अंदर हाईली सिलेक्टिव नेचर होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। और ये तभी होगा जब फ्री वैलेंसी होगी। फ्री वैलेंसी जितना एड्सॉर्प्शन होगा, जितना डिसॉर्प्शन होगा, जितना डिफ्यूजन होगा, उतना ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो ये दो प्रॉपर्टी है। एक्टिविटी तो ग्रुप नंबर को बताती है कि कौन से ऐसे कैटलिस्ट सबसे ज्यादा यूज किए हैं जो एक्टिविटी है, और सिलेक्टिविटी ये बताती है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा रिएक्टेंट से, डिफरेंट कैटलिस्ट का यूज करके। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंजाइम कैटालिसिस। अभी तो हम लोग कैटालिसिस जो पढ़ रहे थे वो सॉलिड सरफेस पर गैस से लिक्विड आ रहा था। अब की बार हम उस कैटालिसिस प्रोसेस को पढ़ रहे हैं जिसमें एंजाइम कैटालिस्ट की तरह यूज किया जा रहा है। एंजाइम एक बायो कैटालिस्ट है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस को प्रोसीड कराने का काम करता है ना। अब एंजाइम भी बहुत तरीके के होते हैं, अपनी बॉडी में भी पाए जाते हैं बहुत से एंजाइम। तो वो एंजाइम जो कैटालिस्ट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं वही है एंजाइम कैटालिसिस। तो ये एक बायो कैटालिस्ट है, और एंजाइम कैटालिसिस जो प्रोसेस है वो हाईली एफिशिएंट और हाईली स्पेसिफिक प्रोसेस है। अब जैसे हम एंजाइम कैटालिसिस की बात करें तो आप जानते हैं बॉडी में एंजाइम होता है एक पेप्सिन। वो क्या करता है, जो प्रोटीन है उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन जो बॉडी में प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक एंजाइम का नाम सुना होगा आपने, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक करता है। अगर उसका हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करता है, तो वो भी एंजाइम है। तो एंजाइम बायोलॉजिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। एंजाइम कैटालिसिस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एंजाइम है, एंजाइम कैटालिसिस, तो एंजाइम कैटालिसिस हाईली, अभी मैंने बताया, स्पेसिफिक होता है, यानी स्पेसिफिसिटी सबसे ज्यादा। स्पेसिफिसिटी सबसे ज्यादा होने का मीन्स है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन ही फॉलो कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता एक सेम एंजाइम दो तरह की रिएक्शन को फॉलो करता हो। जैसे अभी मैंने बताया सुक्रोज है, C12H22O11 प्लस H2O, हाइड्रोलिसिस हुआ इसका, एंजाइम इन्वर्टेज, तो फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज
और फ्रक्टोज। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मेशन कर रहा है, सेम सुक्रोज मॉलिक्यूल है। तो ये इन्वर्टेज सिर्फ इसी जगह यूज हो सकता है, बाकी इन्वर्टेज का कोई दूसरा काम नहीं है। और इसका जो सोर्स है इन्वर्टेज का, वो कहाँ से मिलता है? ईस्ट से मिलता है इन्वर्टेज। अगर इसी ग्लूकोज में हम जाइमेज एंजाइम मिला दें, तो जाइमेज एंजाइम मिलाने के बाद अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसमें अगर जाइमेज मिला दिया जाए, जाइमेज एंजाइम, तो इन्वर्टेज इस पर्टिकुलर रिएक्शन को करेगा, जाइमेज इस पर्टिकुलर रिएक्शन को करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि जाइमेज हम यहाँ यूज कर लें, इन्वर्टेज यहाँ यूज कर लें तो भी रिएक्शन प्रोसीड हो जाए, नहीं। तो इसका मीन्स हाईली स्पेसिफिक नेचर है एंजाइम कैटलिस्ट का। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स अगर एक मॉलिक्यूल हम केवल इन्वर्टेज का डाल दें तो मिलियंस मॉलिक्यूल सुक्रोज के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। मतलब एक ही मॉलिक्यूल ही बहुत एफिशिएंट है प्रोसेस को करने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनाने के लिए, है ना। इसी तरह जाइमेज है, यूरिया है, यूरिया किस में कन्वर्ट होता है? अमोनिया में। तो एंजाइम का यूज कौन सा होता है? यूरिएज, सोयाबीन में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो स्पेसिफिसिटी, एफिशिएंसी, और तीसरा फैक्टर है पीएच और टेम्परेचर। देखिए जो पीएच है वो जनरली नियरेस्ट टू 7 होता है, लेकिन 7.4 पर सबसे ज्यादा ऑप्टिमम पीएच है ये। इस ऑप्टिमम पीएच पर जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है। और जो टेम्परेचर रेंज है वो है 310 केल्विन। बॉडी का टेम्परेचर है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। तो उतने टेम्परेचर पर हाईली एक्टिव होगा एंजाइम। इस 7.4 पीएच पर बहुत एक्टिव होगा एंजाइम। तो इस दोनों ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन सबसे ज्यादा पॉसिबल होती है। ठीक, तो स्पेसिफिसिटी, एफिशिएंसी, ऑप्टिमम पीएच लेवल और पॉइजन, और आपने पढ़ा था प्रोमोटर्स, को एंजाइम्स, ये सब भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंजाइम के साथ अगर को एंजाइम को मिला दिया जाए तो रिएक्शन और फास्ट हो जाती है। प्रोमोटर्स को मिला देते हैं, आपने अभी पिछले टॉपिक पढ़ा था, प्रोमोटर्स जो होते हैं वो इनहेंस करते हैं रिएक्शन को, और पॉइजन डिक्रीज करते हैं रिएक्शन को। यानी इन दोनों का भी इफेक्ट पड़ता है एंजाइमेटिक कैटालिसिस प्रोसेस पर। तो एंजाइम्स एक बायो कैटालिस्ट है जो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन ही दे सकता है, एक एंजाइम दो तरह की रिएक्शन नहीं दे सकता। तो इसीलिए हाईली स्पेसिफिक नेचर होता है एंजाइम्स का। अब एंजाइम्स की जो मैकेनिज्म है वो एंजाइम की मैकेनिज्म एक्चुअली लॉक एंड की मेथड पर बेस्ड है। लॉक एंड की मेथड भी बता देते हैं आपको क्या है। देखिए लॉक एंड की मेथड में जो मैकेनिज्म है एंजाइम की, मैकेनिज्म के लिए सेम वही प्रोसेस है जैसे अभी आपने पढ़ा, डिसॉर्प्शन, डिफ्यूजन, एडसॉर्प्शन, है ना। तो वही इसमें भी होता है। लेकिन अब एंजाइम का जो पोर साइज है, जो पोर स्ट्रक्चर है, सबस्ट्रेट से मैच होना चाहिए ताकि सबस्ट्रेट एंजाइम में जाकर के फिक्स हो जाए। जैसे ही फिक्स हो जाएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर एक जैसे स्ट्रक्चर नहीं तो फिक्स नहीं होंगे, फिक्स नहीं होंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक ये है सबस्ट्रेट जहां पर एंजाइमेटिक रिएक्शन होनी है, साथ में एक एंजाइम हमने ले लिया, ये है कोई एंजाइम, है ना। अब आपको पता है कि इसमें ये क्रैटर है, अब इसमें ये उभार है, तो इसमें जाकर के ये फिक्स हो सकता है ना। तो इसमें ही ये फिक्स होगा। अगर इसकी जगह एंजाइम ऐसा होता, ऐसा, तो क्या इसमें ये फिक्स होता? नहीं होता। इसी की तरह शेप होना चाहिए जो इसमें फिक्स हो जाए। फिक्स होते ही ये ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। और फिर क्या होगा, अभी क्या हुआ, सबस्ट्रेट एंजाइम दोनों मिक्स हो गए, तो एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में
स्टार लगा दी, स्टार का मतलब इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया, इंटरमीडिएट बना। अब क्या बनेगा, एंजाइम तो वैसे का वैसे ही मिल जाएगा, एंजाइम तो वैसे ही मिल गया, लेकिन साथ में क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट का शेप तो कैसा भी हो सकता है, प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट से अलग होगा शेप में, लेकिन एंजाइम वैसे का वैसा मिल जाएगा हमें। तो मतलब ये लॉक एंड की मेथड है जिसमें फिक्स हो जाए। भाई लॉक में जब की फिक्स हो जाएगी तभी तो लॉक खुलेगा, लॉक बंद होगा, है ना। तो इसी तरह इसमें भी है कि अगर एक जैसा है तो ही रिएक्शन प्रोसीड होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। तो 2 स्टेप प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन, सेकेंड स्टेप में इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो ये है इसकी मैकेनिज्म, इसे हम लोग कहते हैं लॉक एंड की मेथड।